नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 36 का डिस्कशन करने वाले हैं और जो लोग नए हैं प्लीज टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, मैथ्स बाय डीके शर्मा। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा मैथ्स बाय डीके शर्मा। वहां पे आप लोगों को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके ना, चलिए आ जाइए यार, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए कहा एक संख्या को 11.11% से बढ़ाया गया। देखें यार, कई बार लोगों को ये चीजें पता नहीं होता, आप इसको परसेंटेज को सॉल्व करने लग जाइएगा, फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक परसेंटेज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे 11.1/9% है, इसी को लिखा रहेगा 11.11%। तो ये चीजें तो आपको पता होता है, पर ये लोगों को पता नहीं होता। इसको डेसिमल हटा के लोग सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाता है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा इसको। जैसे लिखा है 33.1/3%, इसी को कहीं लिखा मिलेगा 33.33%। सिमिलरली 66.2/3% है, तो इसी को लिखा रहेगा 66.66%। 16.2/3% है, तो 16.66%। तो कहीं भी ऐसा लिखा मिल जाए आपको, तो आप इसको ऐसे सॉल्व मत करने लग जाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि 66.66% होता है 66.2/3%, 16.66% होता है 16.2/3%। तो ये बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अपने वाले सवाल में लिखा है 11.11% से एक संख्या को बढ़ाया गया। 11.11% कहने का मतलब हुआ 11.1/9%, और इसका फ्रैक्शन है 1/9 का। एक संख्या को 11.11% से बढ़ाया गया का, नंबर को बढ़ाया गया कहने का मतलब हुआ कि ओरिजिनल नंबर था 9 यूनिट, इसमें एक का वृद्धि कर दिए तो नया नंबर हो गया 10 यूनिट। ओरिजिनल नंबर है 9 यूनिट, एक वृद्धि किए तो नया नंबर हो गया 10 यूनिट। का पुरानी संख्या का मान प्राप्त करने के लिए उसे कितने परसेंट से घटाया जाए। तो देखें यार, नई संख्या में कितने का कमी करे ताकि ओरिजिनल नंबर यानी पुरानी संख्या के बराबर हो जाए। तो इसमें एक का कमी करना होगा। एक का कमी करना होगा कितना पर, 10 पर। परसेंट में रिजल्ट मांगा तो 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 10%। ओके, चलिए कहा दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। धनात्मक कहने का मतलब हुआ पॉजिटिव नंबर, और इसका कोई मीनिंग है नहीं। धनात्मक यानी सिंपल पॉजिटिव नंबर का गुणनफल 1152 है। एक संख्या दूसरे से 2 गुना है। कहा यार एक संख्या जो है दूसरे से 2 गुना है, तो सपोज अगर एक संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना होगा, 2x हो जाएगा। और कहा इन दोनों नंबर का जो गुणनफल है वो 1152 है। अब मेरे भाई 2 से काटिएगा, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 576। x गुना x स्क्वायर बराबर 576। तो भाई मेरे x बराबर कितना, 576 का वर्गमूल 24। x का वैल्यू पता कर गए। सवाल का दोनों संख्याओं का योग, तो पहला संख्या है 2x, दूसरा संख्या है x, तो दोनों का योग कितना, 3x। 3 गुना 24, तो 24 दिया 72। ओके, चलिए देखिए कहा कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। कहा कुछ लोग हैं जिन्होंने पिकनिक पे 108 रुपए खर्च करने का योजना बनाया है। का उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचा ही नहीं। का फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए। तो उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है। यार मान लेते हैं कि इनिशियली x लोग पिकनिक पर जाने का योजना बनाया। टोटल प्रारंभ में x लोगों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया, और प्रत्येक ने कहा उन सबों ने मिलकर 108 रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। तो 108 रुपए टोटल खर्च करने हैं, और लोग कितने जाने वाले थे, x लोग। तो प्रत्येक के हिस्से कितना पड़ेगा, तो 108/x रुपए। ओके ना। अब का 3 लोग पिकनिक पर आए ही नहीं। टोटल x लोगों ने पिकनिक पे जाने का निर्णय लिया था, लेकिन 3 लोग नहीं आए, तो आए कितने लोग, x - 3।
तो अब इतने लोगों के बीच में 108 रुपए बटेगा, तो प्रत्येक को कितना हिस्सा देना पड़ेगा, तो 108 माइनस एक्स माइनस 3। देखें यार, इनिशियली x लोग थे तो 108 रुपए में से प्रत्येक का हिस्सा होता कितना, 108 बट्टा x। अब 3 लोग नहीं आए, मीन्स आए कितने लोग, x माइनस 3 लोग, तो 108 रुपए में से प्रत्येक को इतना हिस्सा देना पड़ेगा, और इन दोनों के हिस्से के बीच का डिफरेंस है क्या रुपया, 3 रुपया। सवाल में कहा उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी। तो देखें यार, इनिशियली x लोगों ने पिकनिक पे जाने का निर्णय लिया, लेकिन 3 लोग गया ही नहीं, इसका मतलब गया है कितने लोग, x माइनस 3 लोग। तो आपसे सवाल बोला पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या। यहाँ पर कई बार बच्चा गड़बड़ा जाता है, वो x का वैल्यू निकाल लेता है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, x लोगों ने पिकनिक पे जाने का निर्णय लिया पर 3 लोग नहीं गए, तो एक्चुअल में गए कितने लोग, x माइनस 3 लोग गए हैं। तो आपसे बोला पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या, तो पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या x माइनस 3 का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप ऑप्शन से ट्राई कर लें यार, ऐसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप x का वैल्यू ऑप्शन से फाइंड कर लें यार। अगर 15 लेंगे तो 15 से तो 108 कटेगा नहीं, तो ये खत्म हो गया। देखें 6 से कटेगा, 6 3, तो यहाँ तो डिफरेंस ज्यादा। अगर 12 से चेक करिएगा, x का वैल्यू अगर आप 12 लेंगे तो 108 बट्टा 12 में से 3 9, 108 बट्टा 12, 9 से 1 9 दूना 18, 12 नमा टोटल से 12 में से 9 जाएगा कितना, 3, यानी कि 12 लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। 12 x का वैल्यू 12 लीजिएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि इनिशियली 12 लोगों ने पिकनिक पे जाने का निर्णय लिया पर 3 लोग नहीं गए, तो पिकनिक पर गए कितने, 12 में से 3 गया, 9 लोग पिकनिक पर गए। और आपसे यही पूछा पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है, तो पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या है 9। x का वैल्यू 12 लिए तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी पिकनिक पर टोटल प्रारंभ में 12 लोगों ने जाने का निर्णय लिया था पर 3 लोग नहीं गए, तो गए कितने लोग, एक्चुअल में 9 लोग। देखिए 2 3 5 7 8 इस तरह से एक सीरीज दिया, कहा पहले 60 अंकों का योग, 60 डिजिट का योग निकालना है। तो आप इस सीरीज को जरा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या एपी या जीपी कुछ बन रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 1 का गैप, यानी गैप हर जगह का सेम नहीं आ रहा। तो ये सीरीज डायरेक्ट ना तो एपी बना रहा है और ना ही डायरेक्ट जीपी बना रहा है। तो जब भी इस टाइप का सीरीज आपको मिले जहां ना तो डायरेक्ट एपी बन रहा हो ना तो डायरेक्ट जीपी बन रहा हो, तो आप करें क्या कि 2 टर्म को ऐड करके देख ले यार। हमेशा जब भी डायरेक्ट एपी जीपी ना बन रहा हो तो परेशान नहीं होना, 2 टर्म को ऐड करके देखिएगा। जैसे यहाँ इन दोनों को ऐड करिएगा तो 2 3 5, 5 7 12, 11 8 19, 11 15 26। अब एक चीज बताइए, इस सीरीज में टोटल 60 टर्म है और हमने हर 2 टर्म को मिलाकर एक टर्म बनाया, हर 2 टर्म को मिलाकर एक टर्म। तो इनिशियली टोटल 60 टर्म था और 2 टर्म को मिलाकर एक टर्म बनाया, यानी कि इस सीरीज में टोटल कितने टर्म होंगे, 30 टर्म होंगे। अब देखें आप यहाँ पे क्या कुछ सीरीज बन रहा है, 7 का गैप है, 12 7 19, 19 7 26, यानी कि हर जगह का गैप सेम हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी समानांतर श्रेणी है। और आपको पता है समानांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a होता है फर्स्ट टर्म और D फॉर डिफरेंस होता है। ओके, ये चीजें आप लोगों को पता है। तो देखें यार, इस सीरीज में जो है 30 पदों का योग निकालना है, सम ऑफ 30 टर्म, 30 पदों का योग निकालना है, यानी n टोटल नंबर कितना है 30, तो 30 पदों का योग निकालना है, तो 30 बट्टा 2 इंटू 2a यानी पहला टर्म 5 प्लस n माइनस 1, टोटल 30 टर्म है तो 30 माइनस 1 कितना 29 इंटू डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस हर टर्म के बीच का डिफरेंस कितने का है 7 का, तो 7। अब देखें कैंसिल करिएगा तो 15, 5 दूना 10, 7 नमा 63, 7 दूना 14 26, तो ये बनेगा 15 गुना 103 प्लस 10, सॉरी 203 प्लस 10 213, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग को, आ जाएगा आंसर।
देखिए कहा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका HCF और LCM का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए यार जब भी दो नंबर का चर्चा करें और उनके LCM HCF का चर्चा करें तो आप लोगों को रिलेशन पता होगा कि LCM गुना HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ओके ना, का फर्स्ट नंबर है 3x, सेकेंड नंबर है 4x, तो पहला संख्या 3x गुना दूसरा संख्या 4x बराबर LCM गुना HCF, डायरेक्ट लसा और मसा का गुणनफल दिया है 2028, यानी LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट दिया है कितना 2028। अब काटा पीटी मचा दीजिए, 3 से काटिएगा 3 छक 18, ओके ना, 3 7 21, 3 छक 18, 4 से काटिएगा तो 4 से एक बार, ओके, 4 छक 24, 4 नमा 36, तो x गुना x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर 13, x का वैल्यू 13 है, तो संख्याओं का योग बोला तो 3x प्लस 4x कितना 7x, तो 7 गुना 13, 13 सते 91, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये 10.3 गुना 10.3 गुना 10.3 प्लस 1 है, और यहाँ पे ये बट्टा का सिंबल है, ये ऐसे बट्टा 10.3 गुना 10.3 माइनस 10.3 प्लस कितना है 1। देखें इस तरह का सवाल काफी आसान होता है, कुछ चीजों को आपको अरेंज करना पड़ेगा, जैसे ऊपर नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो दो ही डिजिट का अरेंजमेंट है जी, 10.3 और 1 है, दो ही डिजिट का अरेंजमेंट है, एक 10.3 और दूसरा एक है, तो यार यहाँ पे 10.3 गुना 10.3 गुना 10.3, एक को ए मान लीजिए एक को बी, तो एक है ए क्यू प्लस यहाँ पे ओनली बी है, यार 1 के पावर 3 अगर लिखिएगा तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं, तो ये है बी क्यू। बट अब कुछ चीजों को अरेंज तो करना पड़ेगा आपको यार, ए गुना ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर ओनली ए है, तो यार अगर इसमें 1 से गुना कर दें तो क्या इस व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। अगर 1 से गुना करिएगा तो इस व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हम लोगों का आवश्यकता भी पूरा हो जाएगा, यानी ये गुना बी है ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर, यहाँ है 1 तो इसके पावर अगर 2 लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये है बी स्क्वायर। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, फाइनली बचा क्या ए प्लस बी, यानी कि 10.3 प्लस ए क्या हो जाएगा 11.3। ओके, देखिए का एक परीक्षा में जॉन को अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में औसत प्राप्तांक 50 थे। देखें यार कितने सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग, 4 सब्जेक्ट है, का इन चारों सब्जेक्ट का औसत 50 है, 4 सब्जेक्ट का औसत 50 है, तो 4 सब्जेक्ट का टोटल अंक कितना 4 गुना 50 200। ओके, आगे कहा गणित, ध्यान रखिएगा ये है इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और ड्राइंग, इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल उसको 200 अंक मिले। आगे का गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्राफ्ट में औसत प्राप्तांक 70 थे। जॉन के सभी 7 विषयों का प्राप्तांकों का औसत 58 रहा हो तो गणित के प्राप्तांक निकालना। देखिए ध्यान से, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान और क्राफ्ट, ये 4 सब्जेक्ट का औसत 70 है, तो 4 सब्जेक्ट का टोटल अंक कितना 4 सत्ते 28 यानी कि 280। तो मेरे भाई ये फर्स्ट डाटा से 4 सब्जेक्ट का टोटल अंक है, ये सेकेंड डाटा से 4 सब्जेक्ट का टोटल अंक है, यानी कि ये टोटल 8 सब्जेक्ट का अंक हो गया। और आखिरी में कहा सभी 7 विषय के प्राप्तांकों का औसत 58 है, 7 विषय का औसत 58 है, तो 7 विषय का टोटल अंक कितने हो जाएंगे 7 गुना 58। तो कहा गणित के प्राप्तांक निकालना है, तो मेरे भाई 8 विषय के टोटल अंक में से 8 विषय, ये फर्स्ट डाटा से 4 विषय का टोटल अंक, ये सेकंड डाटा से 4 विषय का टोटल अंक, 4 4 8 विषय के टोटल अंक में से अगर 7 विषय का टोटल अंक घटा दीजिएगा तो क्या एक सब्जेक्ट का अंक नहीं बच जाएगा। 8 सब्जेक्ट के टोटल अंक में से 7 सब्जेक्ट का टोटल अंक घटा दीजिएगा तो ये एक सब्जेक्ट का अंक बच जाएगा। ओके, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको यार।
देखिए का दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 1120 रुपए की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। बी को भुगतान की गई राशि का 180% भुगतान में पाता है। कहा ए जो है बी को भुगतान की गई राशि का 180%, तो बी को अगर 100 यूनिट भुगतान हुआ तो ए को बी का 180%, तो 100 का 180% कितना 180। कैंसिल करिएगा, 2 9 18, 2 5 10, यानी ए का हिस्सा है 9 यूनिट, बी का हिस्सा है 5 यूनिट। का दोनों को मिलाकर टोटल 1120 है, तो 9 5 14 यूनिट है टोटल, पर एक्चुअल में दिया 1120। 1 यूनिट बराबर कितना 80, एक का वैल्यू 80, तो बी का हिस्सा निकालना, यानी 5 का वैल्यू 1 80 है, तो 5 8 5 40, 400। का किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपए और 40 रुपए प्रति केजी की लागत वाले दो मिश्रणों को वजन के अनुसार वेट वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया गया। देखें यार, दो प्रकार का वस्तु है। का पहले प्रकार के वस्तु का वजन है 2 केजी और दूसरे प्रकार के वस्तु का वजन है कितना केजी 3 केजी। का पहले प्रकार के वस्तु का लागत कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस 35 रुपया पर केजी है, तो आप बताएं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना। का पहले प्रकार के 2 केजी वस्तु खरीदे हैं और रेट है 35 रुपया पर केजी। 1 केजी 35 में, तो 2 केजी कितना में 35 दूना 70 में। का दूसरे प्रकार के वस्तु का वेट आपने है खरीदा है परचेज किया 3 केजी, दूसरे प्रकार के वस्तु का वजन है 3 केजी, दूसरे प्रकार के वस्तु का रेट है 40 रुपया पर केजी। 1 केजी का कीमत 40 रुपया और दूसरे प्रकार का आपने 3 केजी खरीदा, तो टोटल खर्चा हो गया 120 रुपया। तो 120 और 70 टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 190 रुपया। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं, देखिएगा आराम से। का यदि मिश्रण के 1/5 भाग मिश्रण 46 रुपए पर केजी, 1/5 भाग मिश्रण कहने का मतलब पहला प्रकार का वस्तु है 2 केजी, दूसरा प्रकार का 3 केजी, तो टोटल मिक्सचर बन गया क्या केजी 5 केजी। और का मिश्रण का 1/5 भाग, तो 5 केजी है मिश्रण, उसका 1/5 भाग यानी क्या केजी 1 केजी। 1 केजी आपने 46 रुपए प्रति केजी के दर से बेचा, तो 46 रुपए पर केजी के दर से 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 46 रुपया। आगे का शेष 55 रुपए प्रति केजी के दर से बेचा, तो यार टोटल 5 केजी मिक्सचर है जिसमें से 1 केजी आपने बेच दिया, तो शेष बचा क्या केजी 4 केजी। और का शेष जो बचा उसको 55 रुपए पर केजी के भाव से बेचे, यानी 1 केजी 55 में, तो बचा हुआ मिक्सचर है 4 केजी कितना में, तो 55 गुना 4, ये 1 केजी का विक्रय मूल्य, ये 4 केजी का विक्रय मूल्य, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5 केजी का टोटल विक्रय मूल्य कितना 4 5 20 2 22 और ये 46, यानी कि 266 क्या 266 हो गया विक्रय मूल्य। यार 190 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 266 सेलिंग प्राइस है, कितने का प्रॉफिट हो गया, तो आप बोलेंगे सर जी 76 रुपया का लाभ हो गया। तो 76 का लाभ कितना क्रय मूल्य 190 पर परसेंट 100 से गुना, 0 से 0, 19 चौक 76, 10 चौक 40%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुआ यानी पास हुआ, किंतु 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ है। तो यार देखें इस तरह के सवाल को आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक यूनियन इंटरसेक्शन फॉर्मूला जो इंटर में पढ़े थे उससे कर सकते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो पास बराबर, ये याद करने का एक तरीका, एक्चुअल में ये यूनियन इंटरसेक्शन फॉर्मूला है पर इसको याद ऐसे करिएगा तो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहेगा। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ये पहला विषय का पास है प्लस दूसरा विषय का पास माइनस दोनों विषयों का कुल पास, और फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ये पहला विषय का फेल, ये दूसरा विषय का फेल और ये दोनों विषयों का कुल फेल है। ओके ना, तो पास बराबर दोनों में से किसी को यूज करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, पहला विषय का पास प्लस दूसरा का पास माइनस दोनों का पास। का पहला विषय में 60% लोग पास किया, दूसरा में 70% पास किया, और कहा 20% जो है
उन दोनों विषयों में फेल हो गया, तो 20% अगर दोनों विषय में फेल हुआ है तो दोनों में पास हुआ होगा कै परसेंट, 80%। तो 60-70 कितना हो गया, 130 में से 80 गया, 50% टोटल पास है। पर एक्चुअल में टोटल पास है कितना, 2500। 50% 2500 तो का परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या यानी कि 100% का वैल्यू पूछा। तो 2500/50 गुना 100 सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, ये काफी अच्छा सवाल है यार, इसको 1-2 बार आप लोग अच्छे से लैंग्वेज पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। का अर्जुन ने कार्य शुरू किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। फिर भरत को बुलाया गया और दोनों ने मिलकर 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा एरर है। का भरत को बुलाया गया और भरत ने अकेले, मिलकर नहीं अकेले 9 दिनों में काम पूरा कर लिया। अगर अकेले अर्जुन ने 3 दिन तक काम किया था तो अकेले भरत ने 6 दिनों में शेष काम कर लिया। अर्जुन अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? देखें यार, 2 ही डाटा है यहाँ पे, ना तो अर्जुन का टोटल ओरिजिनल डे पता, ना ही भरत का ओरिजिनल डे पता है। सवाल बना के दिया कहानी जैसा क्या कि अर्जुन एक काम को शुरू किया, 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद चला गया। अर्जुन ने काम शुरू किया, 2 दिन तक किया, चला गया। फिर भरत को बुलाया और भरत ने अकेले 9 दिन में काम को पूरा कर लिया। अर्जुन आया, 2 दिन काम करके चला गया, कुछ काम तो कर ही दिया होगा, अर्जुन चला गया, कुछ काम अभी बच रहा है। फिर भरत को बुलाया और भरत ने 9 दिन में काम को पूरा कर लिया। ये पहला डाटा है। अब सेकंड में कहा, अगर अकेले अर्जुन ने 3 दिनों तक काम किया, अगर अकेले अर्जुन 3 दिन तक काम किया तो अकेले भरत ने 6 दिन में शेष काम को कर लिया। सिंपल 2 डाटा है। तो यार मान लेते हैं कि अर्जुन का एफिशिएंसी है ए। एफिशिएंसी ए कहने का मतलब अर्जुन एक दिन में ए यूनिट काम करता है। एक दिन में ए यूनिट काम करता है तो 2 दिन में कितना किया होगा, 2A काम किया होगा। भरत का एफिशिएंसी है भी, यानी भरत एक दिन में भी यूनिट काम किया है तो 9 दिन में कितना काम किया, 9 और दोनों ने मिलकर काम पूरा कर दिया। अर्थात ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क आ गया। ओके, सेकेंड डाटा पे आइए। का अगर अकेले अर्जुन ने 3 दिनों तक काम किया, अगर अकेले अर्जुन 3 दिन तक काम किया तो अर्जुन एक दिन में ए यूनिट काम, तो 3 दिन में कितना, 3A। भरत एक दिन में भी यूनिट काम करेगा तो 6 दिन में 6B काम करेगा। तो अर्जुन और भरत ने मिलकर टोटल इतने काम कर दिया। तो ये सेकेंड डाटा से टोटल वर्क है, ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क है। दोनों टोटल वर्क है या तो आपस में बराबर। 2A उधर जाके 3A में से घटेगा, A बचेगा। 6 भी इधर आके 9 भी में से घटेगा, 3 भी होगा। वेरिएबल को एक साइड ले आइए तो A/B बराबर 3/1, यानी अर्जुन का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, भरत का एफिशिएंसी है 1 यूनिट। सवाल का अर्जुन अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो मेरे भाई टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। देखें, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क है। किसी से आप टोटल वर्क फाइंड कर लें। अगर यहां से निकालेंगे टोटल वर्क, अर्जुन का एफिशिएंसी 3 है तो 3 दूना 6। भरत का एफिशिएंसी 1 है तो 9 गुना 1 9, तो 9 6 15। टोटल वर्क आ गया 15 यूनिट का। अर्जुन अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? अर्जुन एक दिन में 3 काम, अर्जुन जो है एक दिन में 3 काम, तो 15 काम कै दिन में, 15/3 यानी कि 5 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का त्रिभुज ABC में कौन सी 90 है? त्रिभुज ABC है का, इसमें कौन C जो है 90 डिग्री है, तो ये A होगा। सपोज ये B है, कौन सी 90 है का, AB बराबर C, BC बराबर A और CA बराबर B है का। कॉसेक B माइनस कॉसेक A निकालना, आराम से थोड़ा सा समझिएगा। कॉसेक B माइनस कॉस A का वैल्यू निकालना। एक चीज जानते होइएगा आप लोग यार कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल लीजिएगा, सपोज ये एंगल अगर लेते हैं तो इसके सामने ये वाला लंब हो जाएगा। राइट एंगल में जो कोण लीजिएगा, जिस कोण को लीजिएगा उसके सामने का भुजा लंब होगा, बचा हुआ भुजा ये वाला जो है ये आधार होगा।
कर्ण जो है ये फिक्स रहेगा 90 के सामने, कर्ण फिक्स रहेगा, ये ना हिलेगा ना डूलेगा, कर्ण फिक्स है पर लंब और आधार एंगल के हिसाब से वेरी करेगा। जो एंगल लेंगे उसके सामने का भुजा लंब होगा, बची हुई भुजा आधार होगा। जैसे अगर ये एंगल लेते हैं तो इस एंगल के सामने ये लंब हो जाएगा, ये बचा हुआ आधार हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये एंगल लेते हैं सपोज अल्फा, अगर ये एंगल लेते हैं तो इस एंगल के सामने ये वाला लंब होगा और ये बचा हुआ आधार होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि राइट एंगल में जो एंगल लेंगे उसके सामने का भुजा लंब होगा, शेष बची भुजा आधार होगा। जैसे ये एक बार फिर से, ये राइट एंगल है, अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने ये वाला लंब हो जाएगा और ये बची हुई भुजा आधार होगा। अगर ये वाला एंगल लेते हैं, ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने ये वाला लंब होगा और ये बची हुई भुजा आधार होगा। ओके ना, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। आ जाइए सवाल पे। देखिए यार, कॉसेक थीटा होता क्या है, एच बट्टा पी, और कॉस होता है बी बट्टा एच। ओके ना, तो देखिए कॉसेक बी है तो बी ये वाला एंगल, तो इस एंगल के लिए कर्ण तो फिक्स है सी होगा, लेकिन इस एंगल के लिए लंब कितना होगा, लंब होगा बी माइनस कॉस ए है, ए यानी ये वाला एंगल है यार, तो कॉस ए बी बेस, तो इस एंगल के लिए ये वाला लंब होगा और आधार कितना बी होगा, बट्टा कर्ण, कर्ण है कितना सी, एलसीएम हो जाएगा बी सी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा बी सी। तो ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। लेकिन अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है तो आप लोगों को पता ही है पाइथागोरस होता है क्या, सी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर b को इधर लेकर आइएगा तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर लिखेंगे और बट्टा में बी सी, तो ए स्क्वायर बट्टा बी सी अगर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। का निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखें यार, जिस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल निकाला जाएगा, जिस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परिमेय होता है, और जिस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल ना निकाल सकें वो अपरिमेय होता है। यहाँ पर ऑप्शन सारा गलत है, ये होगा थी, ऑप्शन थोड़ा सा सुधार लिया करिए। ये ऐसा ऑप्शन है। देखिए यार, का निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय यानी कि जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकाला जा सकता है वो परिमेय है, और जिसका आप पूर्णतः वर्गमूल ना निकाल सकें वो अपरिमेय है। तो यहाँ 64 का पूर्णतः, यहाँ क्यूब रूट है 64 का, तो यहाँ देखें 64 4 चौक 16 चौक 64, तो इसका क्यूब रूट 4 आएगा, तो इसका पूर्णतः घनमूल निकाल सकते हैं तो 4, तो ये परिमेय है। यहाँ 64 है यहाँ 2 के पावर 6 64 होगा, तो ये 2 64 अठी अठी 64, ये 64 का चतुर्थ मूल आप निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, चूंकि 64 को आप लिखिएगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो इसका आप चतुर्थ मूल नहीं निकाल सकते हैं। पॉइंटों में रिजल्ट आ रहा होगा, जैसे 64 होगा कितना, पॉइंटों में रिजल्ट आ रहा होगा, सिंपल एक बात समझे ना, तो ये हो गया आपका अपरिमेय। जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकाला जा सकता है, घनमूल निकाला जा सकता है, चतुर्थ मूल निकाला जा सकता है, वो सब परिमेय है। यानी रूट के बाहर जितने भी नंबर है परिमेय है, रूट के अंदर है तो अपरिमेय। ओके, चलिए देखिए, का सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, उसने इसे एक तृतीय पक्ष को यानी थर्ड पार्टी को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा, पट्टे से जो है उसको इनकम कुछ होता है, का इनकम के अलावा, आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपए वेतन भी पाती है। देखें यार, पट्टे पर जो जमीन दी है उससे तो उसको इनकम होता ही है, का उस इनकम के अलावा प्रति वर्ष उसको 6 लाख रुपया वेतन भी उस जमीन से मिलता है। ओके, इस सवाल में थोड़ा सा एक डाटा मिसिंग है यार, हम सुधरवा देते हैं, 1 मिनट।
यहाँ पे 5 वर्ष में कृषि भूमि से 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त, यहां से एरर है, कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। एक्चुअल सवाल ये है, एक बार फिर से इसका अर्थ समझ लीजिए। कहा कि 5 वर्ष के लिए किसी थर्ड पार्टी को अपना जमीन पट्टे पर दे दी। कहा पट्टे से इनकम के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपया वेतन पाती है। कुछ इनकम होता है और कहा उस इनकम के अलावा वो 6 लाख रुपया प्रत्येक साल हर साल 6 रुपया वेतन पाती है। कहा 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय। कहा 5 साल में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कहा 5 साल में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। कहा 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय जो है, 5 वर्ष में जो कुल आय होता है, का 5 वर्ष में प्राप्त कुल आय का उसके वेतन का 50% है। प्राप्त कुल आय उसके वेतन का 50% है, तो उसका वेतन है 6 लाख रुपया। वेतन 6 लाख है, 6 लाख का 50% उसको 5 साल में इनकम होता है। तो इनकम 5 साल में कितना होता है, 6 पचे 30 पर 4 जीरो चिपका दीजिए, यानी कि 5 साल में उसको कुल इनकम होता है 3 लाख रुपया। 5 साल में कुल इनकम 3 लाख रुपया, तो 1 साल में उसको इनकम होता होगा कितना, तो आप बोलेंगे सर जी 60,000 रुपया। 1 साल में इनकम होता है कितना, 60,000 रुपया। ओके ना। तो हर साल 6 लाख रुपया वेतन मिलता है, हर साल 6 लाख वेतन मिलता है और हर साल उसको 60,000 का आय होता है, तो टोटल उसको कितने का इनकम हो गया, तो आप बोलेंगे सर 6 लाख 60,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों को ऐड करके। देखिए कहा 2 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया। कहा 2 पैंट प्लस 4 शर्ट लीजिए या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट लीजिए। 2 पैंट प्लस 4 शर्ट लीजिए या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट लीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस होगा 5600 रुपया। आपको 2 कंडीशन दिया है कि 2 पैंट प्लस 4 शर्ट ले लीजिए या फिर 1 पैंट प्लस 6 शर्ट ले लीजिए, आपको 5600 रुपए देने। अगर ये परचेज करते हैं 2 पैंट प्लस 4 शर्ट लेते हैं तो भी 5600 लगेंगे, या फिर 1 पैंट प्लस 6 शर्ट लीजिएगा तो भी 5600 लगेंगे। आगे का उसने 10 शर्ट को 6000 में बेची, तो प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात करें कि हर शर्ट पर उसको कितने का लाभ या हानि हुआ। तो यार शर्ट पे लाभ हानि निकालना है तो शर्ट का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए ये 2 ठो इक्वेशन है, आपको पैंट को कैंसिल करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2p प्लस 2 छक 12s बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पचे 10 है कि 11। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर घटाइएगा तो पैंट से पैंट कैंसिल हो जाएगा। 4s में से 12s गया कितना, 8s, और 5600 में से माइनस 11200 घटाइएगा, माइनस 5600, माइनस से माइनस कैंसिल, s बराबर 8 सते 56। s कहने का मतलब हुआ 60 का कॉस्ट प्राइस है 7000 रुपया। s है, ओनली s है, यानी एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस है 700 रुपया। का 10 शर्ट 6000 रुपया में बेची गई, तो मेरे भाई 10 शर्ट अगर 6000 रुपया में बेची गई है तो एक शर्ट कितना में बेची गई होगी, तो आप बोलेंगे सर 600 रुपया में। एक शर्ट खरीदा है 700 में, एक शर्ट बेचा है 600 में। 700 में यार खरीदे 600 में बेच दिए, यानी कि 100 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है बात। चलिए आगे।
का एक्स, वाई और जेड 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। एक्स उस खेत में 25 गाय को 6 महीने, वाई 40 गाय 8 महीने, जेड 30 गाय को पूरे वर्ष चराता है, तो दिए गए किराए में से वाई का हिस्सा कितना होगा। तो देखें यार, जिस हिसाब से आप मैदान को यूज करेंगे उसी हिसाब से आपको किराया भी देना होगा। जो ज्यादा यूज करेगा उसको ज्यादा किराया देना होगा और जो कम यूज करेगा उसको कम किराया देना होगा। यानी किराए का जो रेशियो होगा वो यूज के आधार पे होगा। किराए का रेशियो यूज के आधार पे, जो ज्यादा यूज करेगा ज्यादा किराया देना होगा, कम यूज करेगा कम किराया देना होगा। तो कहा एक्स जो है ना, इसने 25 गाय 6 महीने तक चराया। ये पार्टनरशिप का लाभ बराबर आप सबको होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है, तो वही चीज है, बस लैंग्वेज अलग है, तो परेशान नहीं होना है। कहा एक्स 25 गाय 6 महीने तक चराया, तो किराया देगा 25 गुना 6। वाई जो है 40 गाय 8 महीने तक, तो किराया होगा 40 गुना 8। और जेड जो है 30 गाय पूरे वर्ष यानी 12 महीने तक चराया, तो किराया होगा 30 गुना 12। इन तीनों के किराए का ये रेशियो हो गया। कटता है तो काट पीट कर लीजिए। देखें यार, 5 छक 30, पनी अठी 40, 5 पचे 25, तो ये है 30, ये है 64 और ये 72। और कटेगा क्या, 6 से, 2 से काट लीजिए 15, 2 से 32 और 2 से 36। अब एक्स बाई जेड तीनों को मिलाकर टोटल किराया कितना हो गया, 6 2 8 5 13, 3 3 6 7 1 8, 83 यूनिट पर। एक्चुअल में किराया दिया टोटल 415, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, 5। एक यूनिट 5 है तो बाई का हिस्सा यानी 32 यूनिट का वैल्यू, 5 दूना 10, 15 1 16, 160 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। का 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 तथा 2.7 घंटे में पूरा भर सकता है। किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 आवर में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। पहले आराम से यहाँ तक का डाटा पढ़ लीजिए, क्योंकि यार ये इस तरह का सवाल पिछले साल के ग्रुप डी में हर सेट में आपको एक तो देखने को मिलेगा। अच्छा सवाल है, तो ये सब कर लेना है, 1-2 बार प्रैक्टिस। देखें यार, टाइम एंड वर्क कर रहे हो या फिर पाइप एंड टंकी, जब भी टाइम जो है डेसिमल के रूप में दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। का ए जो है 1.8 घंटे, 1.8 डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 10, यानी 18/10 कहने का मतलब हुआ कि 9/5 घंटे में भरेगा। का बी जो है पूरा टैंक 2.7 आवर में, डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 10 यानी कि 27/10 घंटे में भरेगा। और सी जो है पूरा टैंक को 4.5 आवर डेसिमल हटाइएगा बट्टा में 10, 5 से काटिएगा तो 9/2 घंटे में भरेगा। तो ए बी सी तीनों का टाइम हम लोगों ने पता कर लिया। ध्यान रखिएगा, 2 नल जो है भरने वाला है और 1 नल खाली करने वाला है, तो इन सबों के टाइम का एलसीएम जो होगा 9, 27 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 27। 9/5 से डिवाइड करिएगा, 9 तिया 5 तिया 15 भरने वाला है, यानी इसके एफिशिएंसी को प्लस से। 27 एक कम 10 एक कम 10 भरने वाला है तो प्लस से। 9 तिया 3 दूना 6 खाली करने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को माइनस से। यहाँ तक का तो बेसिक चीजें आप सबको आ गया होगा अच्छे से समझ में। ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी पता कर लिए। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है। देखिए, का शुरू में टंकी को खोला गया, टंकी के खाली होने शुरू में टंकी के खाली होने पर, टंकी पूरी तरह से खाली है, का टंकी को खाली होने पर ए और सी को खोल दिया जाता है। कुछ घंटे बाद ए को बंद करके पाइप बी को खोला जाता है। सुनिएगा गौर से, का ए और सी को खोल दिया गया है। प्रारंभ में ए और सी को यहाँ पर खोले, दोनों को कुछ टाइम तक एक साथ चलाए, मान लेते हैं यार टी आवर तक दोनों साथ में चला। का ए और सी को ओपन किया और दोनों टी आवर तक साथ में चला। उसके बाद ए को बंद कर दिए और उसके स्थान पे बी को खोल दिए, तो यहाँ पे ओपन हो गया कौन, बी। सी तो ओपन था ही, क्योंकि सी के बारे में कुछ नहीं बोला, सी ओपन था। का ए के स्थान पे बी ओपन हो गया, यानी यहाँ पे बी ओपन हो गया और उसके साथ सी है। अब का यहाँ से आगे कुछ टाइम में टंकी जो है पूरी तरह से भर गई।
सवाल में आगे का इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे का समय लगा। कुल कहने का मतलब हुआ कि यहां से लेकर जब से भरना स्टार्ट हुआ था, यहां से लेकर यहां तक टंकी पूरा भर गई है 5.5 आवर में। तो मेरे भाई टोटल टाइम अगर 5.5 आवर लगा, यहां तक भरने में टी घंटा लगा है, तो बचा हुआ भरने में कितना समय लगा होगा? 5.5 में से टी घटा दीजिए, यानी कि इतना समय लगा होगा आगे। ओके ना, अब कुछ नहीं है, सवाल खत्म हो गया। देखें का ए और सी दोनों साथ में मिलकर टी घंटे तक चला, तो ए 1 घंटा में 15 भरेगा, सी 6 खाली कर देगा। दोनों जब साथ में चलेगा तो 15 भर रहा होगा, 6 खाली कर रहा होगा, यानी हर घंटे 9 यूनिट पानी टैंक में जा रहा होगा। हर घंटे 9 यूनिट पानी जा रहा होगा, तो टी घंटे में कितने पानी जा रहा होगा? 90। क्लियर है बात? अब यहाँ पर बी और सी ओपन हो गया, यहाँ पर बी और सी ओपन हो गया, तो बी भर रहा है 10 यूनिट और सी खाली कर दे रहा है 6। 10 भर रहा है, 6 खाली कर रहा है, यानी हर घंटे पानी जा रहा है कितना? 4। 1 घंटा में 4 यूनिट, तो 5.5 माइनस 5, टी घंटा में कितना यूनिट? तो टाइम से गुना कर दीजिए। ए और सी ने मिलकर इतना भरा, बचे हुए को बी और सी ने मिलकर इतना भरा, सबने मिलकर टोटल टैंक भर दिया, यानी टैंक में कितना पानी आ गया? 27 यूनिट। काम खत्म हो गया, बस इस चीज को अरेंज करना था। तो ये 90 प्लस 4 से गुना करिएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 2 22 माइनस 40 बराबर 27। 90 में से 40 गया 5t, 22 उधर जाके घटेगा 5 से 5 कैंसिल, टी बराबर 1। टी का वैल्यू 1 आ गया। सवाल का पाइप बी कितने घंटे तक चला रहा? तो यार बी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक ही तो चला है, बी यहाँ से यहाँ तक चला है, यानी बी चला है 5.5 माइनस टी घंटे तक। तो 5.5 में से टी का वैल्यू है 1, घटाइएगा तो 4.5 आवर तक बी चला। ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल था यार, 1-2 बार अच्छे से आप लोग करिएगा इसको। देखें का दो अलग अलग योजनाओं में जो है का 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि, सेम रेट है और सेम राशि निवेश किया गया, यानी कि टाइम इक्वल है और सेम राशि यानी कि मूलधन भी इक्वल है, तो ब्याज का रेशियो। तो यार आप बताएं, मूलधन है P रुपया, रेट है R% और फर्स्ट योजना में 6 साल के लिए जमा किए, तो 6 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? तो ब्याज बराबर मूलधन, पहला योजना में P रुपया पर R% के दर से 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। दूसरा योजना में भी आपने P रुपया R% के दर से लगाया है, क्योंकि इसने बोला सेम रेट और सेम राशि, यानी कि सेम राशि यानी कि मूलधन और रेट सेम है। तो दूसरा योजना में भी आपने P रुपया जो है 10% के दर से 10 वर्षों में R% के दर से निवेश किया, तो P रुपया पर R% के दर से 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। और का ये दोनों ब्याज का रेशियो आपको निकालना है। तो PR से PR कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी 3:5। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का बकार और नसीम की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। तो यार बकार का एज और नसीम के एज में जो अंतर है ये 8 साल का अंतर है। आगे का 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था, तो बकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर है। यार बकार का परसेंटेज बी है, 30 साल पहले शादी हुआ था, तो शादी के समय बकार का एज कितना रहा होगा? B-30। नसीमा का परसेंटेज N है, 30 साल पहले शादी हुआ था, तो शादी के समय एज क्या होगा? N-30। कहा कि बकार की उस समय यानी शादी के समय बकार की आयु का 4 गुना और नसीमा के आयु के 5 गुना के बराबर है। तो जैसे जैसे बोला बस लिख लिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 4B - 120 बराबर 5N - 150। 5N इधर आ जाएगा तो 4B - 5N, 120 उधर जाएगा तो माइनस का 30। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस इक्वेशन में यार अगर 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4B - 4N बराबर 4 32। अब इन दोनों इक्वेशन को घटा लीजिए तो ये से ये कैंसिल, -5N + 4N माइनस का N बराबर -30 - 32 माइनस का 62। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि नसीमा का एज आ गया 62। नसीमा का एज 62 है, तो यहाँ 62 उधर जाएगा तो यहाँ से भी का एज कितना? 62 और 8 70।
दोनों का एज पता हो गया, दोनों के एज का योग बोला तो 70 + 62 कितना हो जाएगा 132। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है। 4 घंटे में 350 किलोमीटर, तो इसका चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 2 दूना 4, 2 से 1, 2 7 14, 2 5 10, 175/2 यानी 2 8 16, 2 7 14, 87 किलोमीटर पर आवर। कहा कि 4 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसका चाल क्या होगा, दूरी बटा समय यानी 87 किलोमीटर पर आवर। आगे का इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर पर आवर कमी कर दी जाए। यार पहले 87 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा था, 12.5 किलोमीटर पर आवर कम कर दीजिएगा तो अब उसका नया चाल हो जाएगा कितना, 75 किलोमीटर पर आवर। तो कहा कि अब उसको 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो अब चाल है 75 किलोमीटर पर आवर, तय करना है 450 किलोमीटर डिस्टेंस, तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, काटिएगा तो 6 घंटा अब उसको टाइम लगेगा। ओके, ऑप्शन डी। देखिए का उस वृत्ताकार पथ का एरिया ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया। का एक वृत्त है जिसका परिधि 440 मीटर है और इस वृत्त के चारों ओर एक पथ बनाया गया है, एक वृत्ताकार रास्ता बनाया गया। ये वृत्ताकार रास्ता है, चारों तरफ बनाया गया है। ओके यार, कहा कि एक वृत्त है जिसका परिधि 440 मीटर है और इसके चारों ओर ये रास्ता बनाया गया। इस वृत्त के, ये जो वृत्त है, इस वृत्त के चारों ओर ये रास्ता बनाया गया और कहा इस वृत्त का परिधि है 440। तो वृत्त का परिधि होता है मेरे भाई 2πr, दिया है परिधि 440। 22 दूना 44 से 10 बार में, तो रेडियस 10 सते 70, तो इसका रेडियस आ गया आपको 70। ओके, और आगे कहा कि रास्ते का चौड़ाई 7 मीटर है, तो ये चौड़ाई 7 है। तो आप बताएं यहाँ से यहाँ तक 70 है, ये 70 है और ये वाला 7 है, तो 70 और 7 ये टोटल कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा क्या। यस, रास्ते का एरिया निकालना, ये जो पथ है, ये जो रास्ता, इस रास्ते का एरिया निकालना है। तो बड़ा वाला वृत्त के एरिया में से, बड़का वृत्त के एरिया में से छोटका वृत्त का एरिया माइनस कर दीजिएगा तो क्या रास्ते का एरिया नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बड़ा वृत्त का एरिया πr², बड़ा वृत्त का रेडियस 77 है तो रेडियस का स्क्वायर, माइनस छोटका वृत्त का रेडियस 70 है तो एरिया क्या होगा πr², r यानी कि 70 का स्क्वायर। अब यार पाई कॉमन करिएगा, पाई यानी कि 22/7 कॉमन करिएगा तो अंदर 77 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर बचेगा। अब देखें अंदर जरा गौर से देखें, a² माइनस b² है क्या, यस, a² माइनस b² होता है a प्लस b, तो 77 + 70 कितना हो जाएगा 147 इंटू a माइनस b। 77 में से 70 अगर घटाइएगा तो बचेगा कितना 7, 7 से 7 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए कहा एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। का उसमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। का तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी। देखें यार बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम पहले बता देते हैं, अगर फिगर से थोड़ा सा समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। का एक बार फिर से सवाल को पढ़िए। का एक कुआं खोदा गया है जिसका व्यास 3 मीटर है, ऐसे एक कुआं है, हम अभी फिगर आपको दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कुआं खोदा गया है, ये सरफेस है, जमीन का सतह, ये जमीन के सतह के अंदर जो है आपने कुआं खोद दिया है, ऐसे ये जमीन है। ओके, अब यहाँ पर आपने कुआं खोदा। का इस कुएं का रेडियस जो है व्यास 3 मीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3/2। का इस कुएं का हाइट 14 मीटर है। अब का इस कुएं से निकाली गई मिट्टी को, कुएं से जो मिट्टी निकला, इसको खोदने से इसमें से जो मिट्टी निकला है, का इस मिट्टी को बाहर जो है आपने 4 मीटर के
चौड़ा एक वृत्तीय आकृति में फैला दिया है। 4 मीटर के चौड़ाई में जो है इसको एक वृत्तीय आकृति में चारों तरफ से ऐसे फैला दिए हैं। जैसे देखिए फिगर अगर दिखाएंगे तो थोड़ा क्लियर होगा, अच्छे से पता नहीं समझ में आएगा। हम फिगर रखे हैं, देखिए जैसे देखिए ये कुआं है, इसमें से जो मिट्टी निकला है ना, इसको आपसे यही वाला का इस मिट्टी का हाइट निकालना है। ये जो मिट्टी बाहर आप फैलाए हैं, और ये चीज मेन ये समझना, ये वाला दिया है आपको 4 मीटर, मिट्टी का जो चौड़ाई है का ये 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो चौड़ाई है यही चौड़ाई, थोड़ा सा फिगर देख लेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कुआं है, नीचे गहराई, नीचे इसका 14 मीटर गहराई है, और इस कुएं का जो कहा कि डायमीटर है 3 है, तो इस कुएं का रेडियस हो जाएगा 3.2। और इससे जो ये मिट्टी बाहर निकला, इस मिट्टी को बाहर आप चारों तरफ फैला दिए हैं का 4 मीटर चौड़ाई तक, ये चौड़ाई दिया है 4 मीटर। तो आपसे बोला कि ये हाइट आपको निकालना, इस मिट्टी का हाइट निकालना, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं तो एक और फिगर आपको दिखाते हैं, अगर ना समझ पाए तो देखिए ये वाला हाइट आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा, कुआं का हाइट नीचे है, कुआं इमेजिन थोड़ा करिए, नीचे कुआं है 14 मीटर गहरा, और उससे जो मिट्टी निकला ये सब मिट्टी को आपने चारों तरफ से फैला दिया, और इसका चौड़ाई दिया है 4 मीटर, ये वाला चौड़ाई 4 मीटर है, और इसका ये वाला जो है हाइट आपको निकालना है। ओके ना, तो फिगर एक दो बार देखिएगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाए सवाल पे, देखिए ये इसका गहराई है 14 मीटर और इसका डायमीटर है 3/2। अब का यार, इससे जो मिट्टी निकला है उसको आपने बाहर फैला दिया, ये तो कुएं का मुहाना होगा, चारों तरफ से ऐसे मिट्टी फैला दिए हैं। चौड़ाई इस मिट्टी का दिया है 4, और इसका हाइट पूछा है, इसका हाइट कितना ये निकालना है। तो देखें यार, जो मिट्टी निकला है कुएं से निकाली गई जो मिट्टी का आयतन होगा, क्या इस बेलन के आयतन के बराबर होगा क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो होगा इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 3/2 का स्क्वायर, यानी 3/2 गुना 3/2 इंटू बेलन का हाइट है कितना? 14। ये कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन है इतना। अब आगे सवाल में कहा उस मिट्टी को जो है बाहर में आपने 4 मीटर चौड़ाई तक फैलाया है, तो इसका हाइट निकालना है। तो मेरे भाई पहले ये तो बताइए, मिट्टी तो यही वाला है ना, ये मिट्टी है, तो इस मिट्टी का आयतन कितना होगा? ये जो मिट्टी है इस मिट्टी का आयतन कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि सर बाहरी वृत्त के एरिया में से अंदर वाले वृत्त का एरिया अगर घटा दीजिएगा तो आ जाएगा मिट्टी का एरिया। बाहरी वृत्त के एरिया में से अंदर वाले वृत्त का एरिया घटा दीजिए, बड़का वृत्त के एरिया में से छोटका वृत्त का एरिया घटा दीजिए तो आ जाएगा मिट्टी का एरिया। तो मिट्टी का एरिया अगर निकालना है तो बाहरी वृत्त का एरिया, पिछला जो सवाल कराए थे उसी टाइप का है, बाहरी वृत्त का एरिया कितना? तो देखिए ध्यान से यार, ये वाला है 4 मीटर, ये 4 मीटर चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक, और इसका रेडियस है 3/2, छोटका वृत्त का रेडियस 3/2। तो आप बताएं बड़का वृत्त का रेडियस कितना होगा? तो 3/2 में 4 जोड़िएगा, 4 दूना 8, 3 11/2, यानी कि बाहरी वृत्त का रेडियस 11/2। तो मेरे भाई मिट्टी का आयतन कितना होगा? तो बाहरी वृत्त के एरिया में से अंदर वाला जो ये वृत्त है, अंदर वाले वृत्त का एरिया अगर आप माइनस कर देंगे, ये अंदर वाला जो ये वृत्त है इसका एरिया, तो बाहरी वृत्त का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, आर है कितना? 11/2 का स्क्वायर, ओके, माइनस अंदर वाले वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर, आर है अंदर वाले का 3/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया मिट्टी का एरिया, बाहर निकाली गई मिट्टी का एरिया है इतना। और का इस मिट्टी का हाइट निकालना है तो आधार के एरिया में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो ये मिट्टी का आयतन आ जाएगा। ये फर्स्ट डाटा से कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन और ये भी मिट्टी का आयतन है, अर्थात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो पाई कॉमन होगा, तो पाई अगर कॉमन करिएगा तो पाई से पाई कैंसिल। ओके, ये 2 सते 14, तो इधर है 3 गुना 3 गुना 7 बट्टा में 2 बराबर 11/2 का स्क्वायर। ऐड कर लीजिए यार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 3 14/2 यानी कि 7 इंटू 11/2 माइनस 3/2 करेंगे तो 11 में से 3 गया कितना 8/2 यानी कि 4 इंटू एच। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब h बराबर क्या हो जाएगा 9/4 दूना 8 9/8 ऑप्शन नंबर बी। एक दो बार सवाल को करिएगा तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए थोड़ा एक बार फिगर को फिर से। ये कुआं आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो कुआं है इसका ध्यान से समझिएगा, इसका कुआं है तो यहां से लेकर इसका रेडियस दिया था, इमेजिन करिए नीचे वाला का रेडियस 3/2 है और ये वाला जो है चौड़ाई जो है आपका, ये वाला चौड़ाई है आपका 4, ये चौड़ाई है मिट्टी बाहर निकाले इसका 4 है। तो मेरे भाई अगर हम बोले कि बाहरी रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या होगा, तो 3/2 में 4 जोड़िएगा तो इसका रेडियस होगा 11/2। तो हम बोले कि इसका एरिया निकालिए, ये वाला जो भाग है इसका एरिया। तो आप बोलेंगे सर देखिए छोटका जो ये वृत्त है, ये छोटका वृत्त के एरिया में से, छोटा वाला वृत्त के एरिया में से अगर इस बड़े वाले वृत्त का एरिया आप घटा दीजिएगा, ये बड़ा जो वृत्त है इस बड़े वृत्त का अगर एरिया घटा दीजिएगा तो शेष इस मिट्टी का एरिया आ जाएगा, इस मिट्टी का एरिया आएगा। तो मिट्टी का एरिया निकालेंगे, बाहरी वृत्त पाई आर स्क्वायर रेडियस 11/2 के स्क्वायर में से अंदर वाला वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा तो ये मिट्टी का एरिया आ जाएगा। तो मिट्टी का आयतन कितना, आधार के एरिया में हाइट से गुना करिएगा, ये मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन कितना, तो कुआं बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर, आर है 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट, कुएं का हाइट है कितना 14। सवाल सॉल्व हो जाएगा, कुछ लगाना ही नहीं। एक बार अगर चीजें फिगर समझ में आ जाएगा तो अगली बार जब सवाल मिलेगा आपको इस तरह से तो उसमें टाइम में नहीं खराब होगा, सीधे आप सवाल को देख लेंगे कि हाँ क्या है, आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, चलिए आ जाइए सवाल पे। अब एक दो बार थोड़ा अच्छे से फिगर को इमेजिन करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है कि साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यार नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा तो ऊपर बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा तो 1 बट्टा, इसको ब्रेक करके लिखिएगा तो 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख ही सकते हैं। ओके, तो 1 बट्टा साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉस बट्टा साइन होता है कॉट थीटा, कॉसेक प्लस कॉट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का धारा के विपरीत और धारा के दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में t1 और t2 समय लगता है। धारा की गति y है तो शांत जल में चाल ज्ञात करें। शांत जल में किसका चाल, नाव का चाल ज्ञात करें। तो बोट का चाल मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, धारा का चाल है 22 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत जाएगा तो चाल घटेगा। तो कहा सवाल में कि धारा के विपरीत इतना के चाल से चलकर t1 समय में कोई दूरी तय करता है
तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। तो ये फर्स्ट डाटा से धारा के विपरीत दिशा में डिस्टेंस आ गया। का धारा के दिशा में नाव का चाल आपको पता है बढ़ जाता है, तो बोट प्लस वाटर। और का धारा के दिशा में इतना के चाल से चलकर T2 आवर में कोई दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये सेकेंड डाटा से डिस्टेंस है, ये फर्स्ट डाटा से डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस है या तो आपस में बराबर होगा। अब एक चीज समझिए यार, यहाँ b माइनस या इस चीज को अगर आप उधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा T2 बट्टा ये T1 है क्या, हाँ ये T1 है, ध्यान रखिएगा ये T1 है। तो बाएं साइड हो जाएगा T1, T2 उधर है b प्लस बाई बट्टा b माइनस बाई। अब यार देखें, आपको कहा b का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर आप जो है C एंड D अप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बन ही जाएगा, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। यहाँ पे आप C एंड D अप्लाई करिएगा तो b बट्टा बाई बराबर दाएं साइड C एंड D अप्लाई किया है तो बाएं साइड भी करिए, तो ऊपर ऐड करिएगा T1 प्लस T2 बट्टा में T1 माइनस T2। b का वैल्यू निकालना है तो b बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो T1 प्लस T2 बट्टा T1 माइनस T2 इंटू क्या हो जाएगा बाई। तो ये ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या, T1 प्लस T2 बट्टा T1 माइनस T2 इंटू बाई, ऑप्शन नंबर डी। का A और B 40 दिन में, B और C 56 दिन में, C और A 70 दिन में, C कितने दिन में, ये सवाल तो आप लोग कर ही लेंगे, कर लीजिएगा, आसान सही है। देखें कहा कितने समय में, टाइम निकालना है, कितने समय में एक धनराशि 25% के दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। कोई धनराशि स्वयं का 7/6 हो जाएगी, स्वयं का यानी कि धनराशि स्वयं 6 है, यानी कि मूलधन 6 है, हो गया यानी कि मिश्रधन 7 है, तो ब्याज कितने का मिलेगा, 1 का। SI परसेंट निकाल लेते हैं, ऐसे भी आपको पता है ब्याज पता है, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 6, मूलधन गुना समय निकालना है दर 25/100, 25 चौक 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो T बराबर 2/3, 2/3 ईयर है, मंथ में लाइएगा तो 12 से गुना, 3 चौक 12, 4 दूना 8 मंथ। देखिए का त्रिकोण ABC में एक त्रिभुज है ABC, का M AB पर और N AC पर है, का M पॉइंट जो है AB पर एक पॉइंट है M और AC पर एक पॉइंट है N, का इस प्रकार है कि BMC एक समलंब है। तो यार ये BMC एक समलंब चतुर्भुज है, और आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज में 2 भुजा समानांतर और 2 भुजा असमानांतर होता है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या भुजा समानांतर है, और अगर ये दोनों समानांतर है इसका मतलब है कि त्रिभुज AMN और समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ओके, अगर ये दोनों समानांतर है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है यानी कि ये छोटका ट्रायंगल AMN और बड़का ट्रायंगल ABC पैरेलल होगा। और आप सबको अच्छे से पता है कि दो समरूप त्रिभुजों में एरिया का रेशियो जो होता है वो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। कहा कि MN और BC का अनुपात 7:9 है, MN अगर 7 यूनिट है तो BC आपका 9 यूनिट है। तो कहा AMN और समलंब BMNC के एरिया का अनुपात ज्ञात करें। सुनिए यार, छोटका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका एरिया होगा, छोटका का एरिया होगा 7 का स्क्वायर 49 और बड़का का एरिया 9 का स्क्वायर 81। तो छोटका ट्रायंगल जो है उसका एरिया बना कितना 49, इसका एरिया 49 और बड़का का एरिया अगर 81 है, सुनिए बड़का पूरे ABC का एरिया 81 है, तो 81 में से ये 49 घटाइएगा तो ये जो चतुर्भुज बच गया इसका एरिया कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ओके ना, और यही आपसे रेशियो बोला AMN और समलंब का एरिया निकालना है, तो 49:32, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 2, 4, 5, 6, 8, 18 इन आंकड़ों का प्रसरण 23.33 है, 23.33 प्रसरण है।
तो कहा 4, 8, 10, 12, 16, 36 आंकड़ों का प्रसरण क्या होगा। देखें यार एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 8 और 18 का प्रसरण आपको दिया है कितना 23.33। तो कहा कि 4, 8, 10, 12, 16 और 36 का प्रसरण क्या होगा। तो यार यहाँ पे नंबर डबल हो रहा है, हर नंबर दोगुना हो रहा है, तो जो चेंज नंबर में होगा वही चेंज उसके प्रसरण में होगा, जो चेंज नंबर में होगा वही चेंज उसके प्रसरण में होगा। नंबर को दोगुना किया है यानी कि प्रसरण भी दोगुना हो जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा काम। 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46.66। जो चेंज नंबर में वही चेंज उसके प्रसरण में होगा। का 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर है। तीनों प्रकार के सिक्कों का संख्या बराबर है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। तीनों प्रकार के सिक्कों का संख्या बराबर है, यानी कि इसका अगर 1 है तो इसका भी संख्या 1 यूनिट, इसका भी संख्या 1 यूनिट। का कुल मूल 368 रुपया। तो मूल निकाल लेते हैं यार। 1 रुपया का एक सिक्का यानी कि मूल कितना हो गया 1 यूनिट। 5 रुपया का एक सिक्का है यानी कि मूल कितना 5 यूनिट। 10 रुपया का एक सिक्का यानी मूल 10 यूनिट। तो तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर टोटल मूल 10, 5, 15, 1, 16 यूनिट है, पर एक्चुअल में टोटल मूल है कितना 368। तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 दूना 32, 16 तिया 48, 1 यूनिट 23 है। तो कहा बैग में सिक्कों की कुल संख्या। तो यार 1 रुपया का एक सिक्का, 5 रुपया का एक सिक्का, 10 रुपया का एक सिक्का, तो टोटल क्या सिक्का है 3 सिक्का है। 1 यूनिट 23 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 23 तिया 69, ऑप्शन नंबर 1। चलिए लास्ट है, देखें अगर इन तीनों में आप देखेंगे का a इंटू ए प्लस बी प्लस सी 45, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी 75, c इंटू यानी a b c तो साइक्लिक ऑर्डर में, लेकिन इसमें कांस्टेंट है a प्लस बी प्लस सी, तीनों डाटा में कांस्टेंट है। a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर पूछा। तो देखें यार एक चीज देखिए, अगर इन तीनों का आप रेशियो निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 45, फिर दिया है b इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75। सिमिलरली c a प्लस बी प्लस सी बराबर 105 है। तो इन तीनों का आप करिए क्या रेशियो ले लीजिए। इन तीनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे, इन सबों का अगर रेशियो निकालेंगे आप, तो a प्लस बी प्लस सी हर जगह है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या a अनुपात b अनुपात c बराबर 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 सत्ते 75 से ए बी सी का वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 25 प्लस 9 करिएगा कितना 83, ऑप्शन नंबर है। ओके ना। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू।